अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है गैसों का तबादला। और उसको आमतौर पे बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारी जो बात चल रही है वो बात चल रही है हमारे तनफ्फुस की, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे जिस्म में गैस ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ऑक्सीजन अकेले अंदर नहीं है, बहुत सारी गैसेस अंदर जाती, बहुत सारी गैसें अंदर जाती है और फिर बाहर भी आती है। तो उसमें से हमारे लिए जो अहम है वो है ऑक्सीजन, और जो जिस्म से बाहर होने वाली है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए अब यहाँ पर जिस टॉपिक को हम बात करने वाले हैं वो गैसों का तबादला है, जिसको क्या बोला जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ आमतौर पे हमारे लिए सवाल ये आता है, जैसा अभी अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमारी बात ये हुई थी कि जब हम इनहालेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो वहां पर दो मसल्स काम करती। एक को हमने कहा था डायफ्रागम, और दूसरे को बोला था इंटरकोस्टल मसल्स। याद आ रहा है? तो हमने कहा था अंदरूनी और बैरूनी। तो हमने कहा था कि बैरूनी कोस्टल मसल्स की वजह से और डायफ्रागम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, तनने की वजह से क्या होता है, हमारा जो लंग्स है उसके साइज में, यानी जो थोरैसिक केज है, सीना है, जो फिर सदर है, उसमें इजाफा होता है। नतीजे में हमारे फेफड़ों में इजाफा होता है, इसलिए बाहर से हवा अंदर चले जाती है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अब हमको दो बातें समझना है कि ये जो गैसों का तबादला होता है ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि हमारे पास जो गैसों का तबादला होता है उसमें एक जो तबादला होता है वो होता है एल्वियोलाई के ऊपर। आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो लंग्स है उस लंग्स के अंदर में क्या होती है, थैलीनुमा साख्तें होती हैं। उन थैलीनुमा साख्तों को क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। फिर हमने कहा था कि ये जो तबादला होता है ये खून और उसके बाद बाफ्तों के दरमियान होता है। माबेन का मतलब क्या है, दरमियान। किसके दरमियान में होता है, खून और बाफ्तों के दरमियान में। तो क्या होगा, ये है एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से जो भी गैस है वो खून में जाएगी, खून उसको लेकर हमारे दिल से होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे जिस्मानी बाफ्तों के पास। तो इस तरह से क्या हो गया, एल्वियोलाई के अंदर जो हवा थी वो खून के साथ, और खून से जो हवा थी वो टिश्यू के साथ या बाफ्तों के साथ उसका क्या हो रहा है, तबादला हो रहा है ना। अगर हम ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले की बात करती है, तो इसका जो तबादला होता है वो सादा नफूस के जरिए होता है। अब ये सादा नफूस क्या होता है, सादा नफूस को इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है सिंपल सिंपल डिफ्यूजन। और ये सादा नफूस या सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी कोई चीज अपनी ज्यादा मिकदार से किधर जाती है, अपनी ज्यादा मिकदार से कहा जाएगी, वो कम मिकदार की तरफ, तब हम उस अमल को क्या कहते हैं, तब हम उस अमल को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, या हम उसको क्या कहते हैं, सादा नफूस। और ऐसा इसलिए भी हम उसको कहते हैं सिंपल या सादा, इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है तवानाई की जरूरत नहीं होती, तवानाई की जरूरत नहीं होती है, इसलिए भी हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। और जहां पर क्या होगा, कोई भी चीज अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार, जैसा पानी है, पानी अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाता है, तो इसी सिंपल डिफ्यूजन को हमने वहां पर क्या बोले थे, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। फिर ये जो सादा नफूस का अमल होता है, ये सादा नफूस का अमल कब होता है, ये एक खास तौर से जब दबाव या इर्तिकाज में क्या किया जाता है, फर्क होता है। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर क्या है, जो गैस है वो ज्यादा है और दूसरी जगह पर जो गैस है वो कम है। तो जनरल है, नानी सिंपल बात है, क्या होगा कि यहाँ पर ये होगा कि अपनी ज्यादा मिकदार से गैस किधर आना शुरू हो जाएगी, कम मिकदार की तरफ। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है दबाव का फर्क, या इसी को बोला जाता है इर्तिकाज का फर्क। यानी जब तक ये फर्क नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है इसको, प्रेशर ग्रेडियंट, या इंग्लिश में इसको बोला जा रहा है कॉन्संट्रेशन ग्रेडियंट। तो दो बातें याद रखना है कि ये जो एक्सचेंज होगा, ये तबादला होगा, कम से कम की तरफ जाने का अमल होगा, ये उसी वक्त होगा जब वहां पर क्या बनेगा, दबाव में फर्क, इर्तिकाज में क्या रहेगा, फर्क, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। उसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं,
प्रेशर ग्रेडियंट, या उसी को इंग्लिश में हम क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब भी हमारे जिस्म के अंदर बाहर से हवा अंदर जाती है और हवा अंदर जाने के बाद लंग्स से होते हुए खून, खून से होते हुए कहाँ जाएगी, बाफ्तों में, ये उसी वक्त होगा जब हमारे जिस्म के अंदर क्या पैदा होगा, दबाव में फर्क पैदा होगा, इर्तिकाज में फर्क होगा। अब एक और बात याद रखना जो बहुत अहम है, इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ये जो गैसेस है इनका तबादला हो रहा है और तबादले के लिए दबाव में फर्क भी आ गया, यानी एक जगह गैस ज्यादा है एक जगह कम है, चलो ये भी हो गया। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि ये सब होने के बाद भी जो गैसेस है वो मुंतकिल नहीं हो रही है, उनका तबादला नहीं हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रही है या एक्सचेंज नहीं हो रही है, अदला बदली नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि गैसों की हल पजीरी, पहला गैसों की हल पजीरी, और दूसरा नफूज में शामिल, यानी ये जो डिफ्यूजन का अमल है इसमें शामिल झिल्लियों की मिटाई, ये दो ऐसे फैक्टर है, ये दो ऐसे अहम अवामिल है जो जो नफूज की शरह है उसको मुतासिर करते हैं। मुतासिर करना मतलब कम कर देना। यानी क्या होगा, अगर जो गैसों की हल पजीरी है, गैसों की हल पजीरी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सोल्यूबिलिटी। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सोल्यूबिलिटी। तो गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी है खून के अंदर, अगर खून के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी कम है, हल पजीरी कम है, तो उसका ट्रांसफर भी कम होगा। जैसा हम कहें कि पानी के अंदर अगर आपने शक्कर डाल दिया तो पानी के अंदर वो शक्कर हल हो जाएगी और जिधर पानी जाएगा शक्कर भी उधर जाएगी। वैसे ही खून है, खून के अंदर अगर ऑक्सीजन हल हो गई तो इसका मतलब है कि खून जिस्म में कहीं पर भी जाए उसके साथ गैस जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड खून में हल है तो जिधर भी खून जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उधर जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर उस गैस की हल पजीरी खून में कम होगी तो इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्ट, उसको एक जगह से मुंतकिल, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का अमल भी क्या हो जाएगा, कम। यानी सोल्यूबिलिटी बहुत अहम है, सोल्यूबिलिटी ज्यादा होना चाहिए ताकि उसका ट्रांसफर ज्यादा हो, उसको मुंतकिल ज्यादा किया जा सके। दूसरा कि जब गैसेस को ले जाया जाता है तो गैसेस नफूज करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो दरमियान में किसी वॉल को क्रॉस करेंगे, दरमियान में किसी दीवार को लेके जाएंगे, दरमियान में किसी झिल्ली के जरिए वो पास होंगे। तो अगर वो झिल्ली की मोटाई अगर ज्यादा है, तो झिल्ली की मोटाई अगर ज्यादा है तो वो आसानी से पास नहीं होगी। नाउ समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये झिल्ली है, यानी ये जो है ना, हमने कहा कि ये एल्वियोलाई की दीवार है और ये खून है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर ये जो एरिया है इसकी मोटाई, अगर इसकी मोटाई ज्यादा है, यानी अगर इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो थिकनेस ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि अब जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो डिफ्यूजन का अमल है, उसका जो नुफूस का अमल है, उसका जो ट्रांसफर होने का अमल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये समझ लीजिए कि ये दीवार है। अब मैं जब यहाँ से कुछ बोलता हूँ तो बाजू वाले को सुनाई देता है, लेकिन अगर इस दीवार की मोटाई ज्यादा कर दूं तो अब उधर कुछ आवाज नहीं जाएगी। तो हमारे लंग्स के अंदर ना, इसीलिए कहते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने की वजह से होता क्या है, उनको सांस क्यों फूलती है, सिगरेट पीने की वजह से उनकी जो लंग्स है उसकी दीवार जो है वो मोटी हो जाती है। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर से खून में शामिल नहीं हो रही। जब ऑक्सीजन खून में शामिल नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उनको दम घुटने लगेगा। इसीलिए जो लोग सिगरेट पीते हैं या इस तरह के, तो वो जब रनिंग करते हैं या भागते हैं या उनको कभी जरूरत पड़ जाए भागने की, या अगर उनको स्टेयर चढ़ने की यानी सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो उनकी सांसें फूलने लगती है। ये इसका रीजन ये है। ठीक है, तो दूसरी बात याद रखना है कि जो भी गैसेस होती है उस गैसेस के नफूस को मुतासिर करने वाली दो चीजें हैं, एक है सॉल्युबिलिटी और दूसरा है नफूस के अंदर शामिल झिल्ली की मोटाई। नाउ अब एक और बात याद रखिए जो बहुत अहम है, ये इम्तिहान में पूछा जाता है, क्या कि गैसों का जो आमेजा है, गैसों का आमेजा का मतलब क्या है, गैसों का जो मिक्सचर है, यानी एक से ज्यादा गैसेस, तो किसी एक गैस की वजह से जो भी दबाव पैदा होता है उसको जुज़वी दबाव कहा जाता है। यानी बहुत सारी गैसेस है, उन सारी गैसेस में से एक गैस, जैसा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेस है। अब अगर हम इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से आने वाले प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल
प्रेशर। या सिर्फ अगर हम बात कर दें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम बोलेंगे कि पूरे गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो है पार्शियल प्रेशर। आमतौर पे जब हम पार्शियल वर्ड बोलते हैं तो पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है आधा, और उसको अच्छी उर्दू में हम बोलते हैं जुज़वी। क्या बोल रहे हैं हम उसको? जुज़वी। तो इस तरह से लफ्ज क्या बन गया हमारे पास? जुज़वी दबाव। तो हम ये कहते हैं कि जब गैसों का आमेजा होता है, गैसों का मिक्सचर होता है, तो उसमें से किसी एक गैस की वजह से लगने वाला जो दबाव है, किसी एक गैस की वजह से लगने वाला जो प्रेशर है, उस प्रेशर को, उस दबाव को क्या बोला जाता है? जुज़वी दबाव। फिर एक बात याद रखिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमको ऑक्सीजन का जुज़वी दबाव बताना है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? PO2। PO2 का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यानी किसका पार्शियल प्रेशर, किसका जुज़वी दबाव? ऑक्सीजन का। अगर हम उसको लिख रहे हैं PCO2 तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जुज़वी दबाव। ठीक है। नाउ अब अगर हम बात कर रहे हैं कुर्रेबात। अब कुर्रेबात किसको बोलते हैं? इससे पहले भी मैंने बोला था कि कुर्रेबात का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे जिस्म के बाहर की बात हो रही है, तो ठीक है, एटमॉस्फेयर। ना हो कुर्रेबात की हवा का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर। इसको याद रखना है। कुर्रेबात की हवा का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर। अब एटमॉस्फेरिक एयर में अगर हम ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जुज़वी दबाव की अगर बात करते हैं तो वो जुज़वी दबाव एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन का जो ज्यादा का दबाव होगा वो बाहर ज्यादा होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो जुज़वी दबाव है एटमॉस्फेयर में कम होगा। और उसी जुज़वी दबाव को यहाँ पर दिखाया गया है। यानी फिजा में हम बात कर रहे हैं, फिजा में, फिजाई हवा के अंदर, यानी फिजाई हवा का मतलब यहाँ पर कौन है? एटमॉस्फेरिक एयर। इसी तरह से हम कह रहे हैं एल्व्यूल, यानी एल्व्यूलाई के अंदर हवा का दबाव। इसी तरह से खून यानी ब्लड, कौन सा वाला ब्लड? वो ब्लड जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, यानी जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। दूसरा खून जिसको हम माँ ऑक्सीजन कह रहे हैं। माँ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? वो ब्लड जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड। और लास्ट है बाफ्ट, यानी किसकी बात हो रही है? टिश्यू। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि जो भी ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से कहा जाती है? एल्वियोला। एल्वियोला से कहा जाती है खून, और खून से कहा जाती है? टिश्यू। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से खून में जाती है, खून से एल्वियोला में जाती है, और एल्वियोला से फिर जिस्म से बाहर यानी एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिजा में अलग होगा, एल्वियोलाई में अलग होगा, खून में अलग होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड खून में अलग होगा, और टिश्यू में अलग होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से निकलकर कहाँ जाती है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से निकल कहाँ जाती है? खून। फिर खून से निकल के कहाँ जाती है? बाफ। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 159 mmHg है। उससे कम कहां पर है? 104 mmHg। कहां पर है? एल्वियोलाई। इसका मतलब ऑक्सीजन फिजा हवा से निकलकर कहां पर आ जाएगी? एल्वियोलाई में। फिर एल्वियोलाई से ये जो हवा है, ये हवा कहां पर शामिल होगी? ये हवा खून में शामिल होगी। क्यों? क्योंकि खून में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम। जैसे ही खून में ऑक्सीजन शामिल हो गई तो अब उस खून का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। कितना हो गया? 95। अब 95 अगर खून का पार्शियल प्रेशर हो गया तो अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी खून में ज्यादा हो गई, और टिश्यू में क्वांटिटी क्या है? कम। इसलिए खून से निकल के ऑक्सीजन कहां पर चले जाएगी? बाफ में। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? जो हमारे इन्वायरमेंट में हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है पहले वो हमारे जिस्म के अंदर कहा जाएगी? लंग्स में, यानी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से कहा जाएगी? खून में। और खून से फिर कहां पर जाएगी? बाफ्तों में। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? गैसों का तबादला। और गैसों का तबादला क्यों हो रहा है? गैसों का तबादला हो रहा है उसके पार्शियल प्रेशर के अंदर फर्क की वजह से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फिजा में बहुत ज्यादा है, एल्वियोलाई में उससे कम है, फिर ब्लड में उससे कम है, और सबसे कम कहां पर है? बाफ्त में। इसलिए खून में क्या हो रहा है? खून में फिजा से ऑक्सीजन, पहले फिजा से ऑक्सीजन निकल कर कहाँ आती है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से कहाँ आती है? खून। और खून से कहाँ चली जाती है? बाफ्त। अब आपको याद रखना है कि ये नंबर आपने याद रखना है कि फिजा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है?
159 mmHg। एल्वियोलाई में कितना होता है 104 mmHg। फिर खून में, वो भी कौन सा वाला खून, बगैर ऑक्सीजन का, वहां कितना होता है 40 mmHg। जो खून वाला, खून ऑक्सीजनेटेड वाला है यानी जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, उसमें कितना होता है 95 mmHg। और आखिरी में बाफ्तों में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिंपल सी ये बात बोल सकते हैं कि इस पार्शियल प्रेशर की फर्क की वजह से जो फिजा में ऑक्सीजन मौजूद है वो फिजा से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से बाफ्त में चले जाती है। ठीक है ना। अब इसको एक बात को याद रखिए। ठीक ना। दूसरा दूसरा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर आप पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में सबसे कम है। फिजा में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कितना है 0.3 mmHg। उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा कहां पर है एल्वियोलाई में। उससे थोड़ा ज्यादा कहां पर है खून में, कौन से वाले, बगैर ऑक्सीजन। लेकिन उससे कम कहां पर है खून में, कौन से वाले, ऑक्सीजन। और उससे ज्यादा कहां पर है टिश्यू में। इसका मतलब ये है कि जब बाफ्तों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, फूड का इस्तेमाल होता है, उसके नतीजे में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मिकदार टिश्यू में ज्यादा होती है। इसलिए टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के पहले कहां पर आती है खून में। फिर वही खून से निकल के कहां आती है एल्वियोलाई में। फिर एल्वियोलाई से निकल के कहां जाती है फिजा में। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जिस्म के अंदर अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो प्रेशर ग्रेडियंट है, क्या है प्रेशर ग्रेडियंट। वो प्रेशर ग्रेडियंट कहां से कहां बना हुआ है, वो प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है फ्रॉम, कहां से बना हुआ है एटमॉस्फेरिक एयर। फिर वहां से कहां जाएगी वो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कहां जाएगी ब्लड, और ब्लड से कहां जाएगी टिश्यू। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो कहां जाएगी टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से एटमॉस्फेरिक एयर। ये दो बातों को अगर आपने समझ लिया तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बात क्लियर हुई ना। अब इसी बात को मैं दोबारा इस डायग्राम के जरिए समझा रहा हूं। ठीक है ना। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40। जबकि बाहर कितना था, बाहर था 159 mmHg और कितना था 0.3 mmHg। तो 0.59 किसका था, 159 किसका था ऑक्सीजन का, और 0.3 किसका था कार्बन डाइऑक्साइड का। इसीलिए अब जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएंगे। फिर जैसे ही एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आई तो वहां पार्शियल प्रेशर कितना था 104। अब ये 104 में से जो ऑक्सीजन है वो कहां पर शामिल हो गई खून में। तो अब ये जो है ये कौन है पल्मोनरी वरी। तो यहां से जो खून जा रहा है ये खून कौन सा वाला खून है, ये खून है ऑक्सीजनेटेड। और ये खून कहां तक आ जाएगा, ये खून आ जाएगा बाफ्तों पे, टिश्यू पे। इसलिए ऑक्सीजन निकल कर कहां पर आ गई बाफ्तों में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाफ से निकली, बाफ से निकल के कहा गई खून की नाली में, खून की नालियों से होते हुए दिल, दिल से होते हुए फिर वो वापस से एल्वियोलाई, लंग्स, और फिर इसके जरिए ये क्या हो गई बाहर खारिज। इसलिए हमने बोला क्या कि यहाँ जो ग्रेडियंट बनता है तो उस ग्रेडियंट में क्या होता है, जो खून होता है ऑक्सीजनेटेड वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 95, और जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है वहां पर पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड खून में 40 होगा, जबकि डीऑक्सीजनेटेड खून में कितना होगा 95। तो ये अमल को हमने याद रखना है। अगर आपने सिस्टमेटिक अगर इसको याद रख लिया ना तो आप बहुत आसानी से इस पर आने वाले सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। और इससे पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था क्या, हजम की बात किए थे, गुंजाइश की बात किए थे, उसको भी अगर आपने सिस्टमेटिक याद रखा तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हल हो जाती है और बहुत सिंपल से एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक ना। अब दूसरा
दूसरा जो अहम है क्या कि हमारे पास नफूस जो हो रहा है वो खून के जरिए हो रहा है, और दूसरा नफूस के दो मकामात है। दो मकामात कौन से? एक मकाम हमने बोला कि कौन होता है, एल्वियोलाई, और दूसरा नफूस का मकाम कौन होता है, टिश्यू। यानी डिफ्यूजन जो होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा, वो एक जगह पर होगा एल्वियोलाई में, और दूसरी जगह कहां पर होगा, टिश्यू में होगा। नाउ फिर दूसरा आदाद व शुमार जो अभी हमने देखे, उस आदाद और शुमार से क्या बात समझ में आती है, जो एल्वियोलाई है उस एल्वियोलाई से खून, और खून से बाफ तक ऑक्सीजन के इर्तिकाजी ढलान को हमने क्या किया, वहां पर बताया। यानी इर्तिकाजी जो ढलान है वो एल्वियोलाई से कहा खून, खून से कहा है बाफ। ठीक है। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इर्तिकाजी ढलान है वो मुकाबिल सिमत में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन के, और ये कहां से कहा है, ये बाफ्तों से कहा आती है खून, और खून से कहा आती है एल्वियोलाई, जो बात मैंने पहले आपको बोला है ना। अब एक और चीज जो समझना है, बहुत अहम है, क्या, जो ऑक्सीजन, ये सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हल पजीरी की अगर हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हल पजीरी, जिसको हमने क्या बोला था, सोल्यूबिलिटी। क्या बोला था हमने, सोल्यूबिलिटी। जैसा पानी है उसमें शक्कर हल हो जाती है, नमक है पानी में हल हो जाता है, इसी तरह से हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खून में हल पजीर है। अब अगर ऑक्सीजन के मुकाबले में बात की जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना ज्यादा हल पजीर है। इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के मुकाबले में 20 से 25 गुना ज्यादा है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है, जो नफूजी झिल्ली से होकर नफूज हो सकती है, यानी जो एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, उससे जब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी तो ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा होगी। बात समझ में आई ना। इसके जुजवी दबाव में फी इकाई फर्क ऑक्सीजन के मुकाबले में काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, नफूजी झिल्ली की, तो उस नफूजी झिल्ली से पास होने वाली ऑक्सीजन की मिकदार से ज्यादा मिकदार किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। अब एक और बात याद रखना है कि ये नफूजी झिल्ली है क्या, ये नफूजी झिल्ली है क्या, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। नफूजी झिल्ली को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। नाउ ये जो नफूजी झिल्ली है या ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, तो इसमें तीन अहम सतह होती है, यानी इसमें तीन अहम लेयर होती है, जिनके नाम क्या है। तो पहला जो लेयर होता है वो होता है एल्वियोलाई की पतली स्क्वैमस एपिथेलियम। पहली जो लेयर है वो कौन है, एल्वियोलाई की पतली स्क्वैमस एपिथेलियम। यहां पर देखिए, ये है स्क्वैमस एपिथेलियम, जो किसकी है, एल्वियोलाई दीवार। तो ये जो देर, ये जो वॉल है ना, इसको बोला जाता है, ठीक है, स्क्वैमस। स्क्वैमस क्यों बोले, क्योंकि ये चपटे होते हैं। दूसरी जो झिल्ली होती है वो एल्वियोलार कैपिलरीज की इंडोथेलियम। एल्वियोलार कैपिलरीज का मतलब क्या है, ये जो खून की नाली है, इसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। इस खून की नाली की जो झिल्ली है, जो लेयर है, उस लेयर को यहां पर क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है एल्वियोलार कैपिलरी की एंडोथेलियम। फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक तीसरी लेयर होती है, एक तीसरा सब्सटेंस होता है। यहां दिख रहा है ये पीला पीला आपको शेडो, ये तीसरा, ये दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने में मदद करता है। यहां पर देखिए उसको क्या लिखा हुआ, बेसमेंट मादा, उसको क्या बोला जाता है, बेसमेंट सब्सटेंस, या उसको बोला जाता है बेसमेंट मादा। तो जो तीसरी लेयर होती है, वो तीसरी लेयर को बोला जाता है दोनों के दरमियान मौजूद बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट शेल। इस तरह से क्या हो गया, यहां पर एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रही है। अब इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन अंदर आएगी, और इसी खून से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर जाएगी। तो इसलिए हम बोले ना, अगर ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकलकर कहां जाएंगी, खून में। खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होंगे तो खून से निकलकर कहां पर आएंगी, एल्वियोलाई में। अब ऑक्सीजन खून में कब जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कब आएगी, ये तय कौन करेगा, ये तय करेगा प्रेशर ग्रेडियंट, दबाव का फर्क।
कौन से दबाव का फर्क, जिसको अभी हमने क्या बोला, जुज़वी दबाव, या उसको हमने क्या बोला, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। कौन सा प्रेशर बोले, पार्शियल प्रेशर, या उसी को हम क्या बोलते हैं, जुज़वी दबाव। ठीक है। नाउ अब यहां पर एक और बात याद रखना है कि ये जो जुज़वी मेम्ब्रेन होती है या जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ये बेसमेंट की पतली झिल्ली पर और स्क्वैमस एपिथेलियम की माविन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो बेसमेंट झिल्ली जो होती है कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल की एक्सेरी झिल्ली से क्या होती है, घिरी होती है। तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इधर से स्क्वैमस एपिथेलियम से और इधर से एंडोथेलियम लेयर से, दोनों से क्या होगी, घिरी हुई होगी। इस तरह से वो क्या बनाएगा, बेसमेंट। ना अब सवाल ये आता है कि ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये कितनी मोटी होना चाहिए, कितनी थिक होना चाहिए, या कितनी पतली होना चाहिए ताकि आसानी से ऑक्सीजन जा सके, ताकि आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड जा सके। इसको याद रखना कि इसकी जो कुल मोटाई है, इसकी जो कुल थिकनेस है, वो 1 mm से भी कम होनी चाहिए। कितनी, 1 mm से भी कम होना चाहिए, 1 मिलीमीटर से कम। इम्तिहान में पूछा गया था कि जो मोटाई है वो कितनी होना चाहिए, उन्होंने दिया था 1 mm और 1 mm से कम, 1 mm से ज्यादा। तो उसका असल में जवाब 1 mm, बच्चों ने जब उसको पढ़े तो बच्चों ने सरसरी तौर पे पढ़े तो बच्चों के दिमाग में 1 mm रह गया, लेकिन उससे आगे की जो लाइन लिखी थी बच्चों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या लिखा हुआ उससे आगे की लाइन, 1 mm से भी कम होना चाहिए, 1 mm नहीं, 1 mm से भी, 1 mm तो बहुत कम है, उससे भी कम होना चाहिए। तो अब क्या होगा, आसानी से गैसेस का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, नुफूज होगा। इसलिए हम ये कहते हैं हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जो है उसका जो नुफूज है वो एल्वियोलाई से बाफ्ट में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो नुफूज है वो बाफ्तों से कहां पर होता है, एल्वियोलाई में होता है। अगर हमारे जिस्म में ये अगर हमारे जिस्म में ये पार्शियल प्रेशर नहीं होता, अगर हमारे जिस्म में गैसेस खून में सॉल्यूबल नहीं होती, अगर हमारे जिस्म में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत कम नहीं होती, तो हमारे जिस्म के अंदर इस तरह से गैसों के तबादला होना मुमकिन नहीं था। तो ये इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ये तीनों भी फैक्टर हमारे जिस्म के अंदर, ये तीनों भी अवामिल एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए हमारे जिस्म के अंदर आसानी से क्या होती है, गैसेस एक जगह से दूसरी जगह पास होती है। लेकिन हम देखते हैं हमारे पास गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इस पूरे निजाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिगरेट पीने की वजह से जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की वो बढ़ जाती है। सिगरेट पीने की वजह से खून के अंदर जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग जो बीमार हो रहे हैं या परेशान होते हैं उसका रीजन ये है कि हमारे जिस्म के अंदर इस अहम निजाम को लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? यहां पर किसी को कोई डाउट है? सफिया, अल्तमश, ठीक जी। नाउ अब दूसरा अहम टॉपिक क्या है, दूसरा अहम टॉपिक है, उसको बुलाया जाता है गैसों की नक्ल हमल। क्या बुलाया जाता है इसको, गैसों की नक्ल हमल, या उसको बुलाया जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ये जो अमल है ये बहुत अहम है। किस बुनियाद पर अमल है कि हम कहते हैं कि हमारे जिस्म में एक होता है एक्सचेंज यानी तबादला, दूसरा काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखिए दोनों काम बहुत फर्क है। एक चीज होती है किसी को देना और लेना, और एक चीज होती है किसी को दूर ले जाकर लेना और देना। तो क्या होता है, हमारे एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आएगी, वो ऑक्सीजन खून में शामिल होगी, अब खून उसको लेकर जाएगा टिश्यू तक। इसका मतलब खून क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह। तो उसको हम क्या कहते हैं, नकल व हमल। बात समझ में ना? अब अगर हम ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के नकल व हमल की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म में चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हमारे जिस्म में ऑक्सीजन हो, चाहे हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन दोनों को हमारे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम
इन दोनों को हमारे जिस्म में नकल व हमल करने का काम कौन करता है? तो ये काम हमारे जिस्म में अंजाम दिया जाता है खून के जरिए। ठीक, अब सवाल ये आता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो खून ऑक्सीजन को ले जा रहा है, तो ऑक्सीजन को वो दो शक्ल में लेके जाता है। एक जो शक्ल होती है उसको बोला जाता है, एक जो शक्ल होती है, ये शक्ल क्या होती है उसको बोला जाता है कि तकरीबन 97% जो ऑक्सीजन है उसकी जो नकलो हमल होती है वो खून में कौन करता है? आरबीसी। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का 97% जब हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट होता है तो उस ट्रांसपोर्टेशन में खून में कौन मदद करता है? आरबीसी खलीए। जबकि हमारे जिस्म के अंदर अब कितना बच गया? 3%। 3% जो ऑक्सीजन है उसकी जब नकलो हमल करना होता है तो वो कौन करता है? प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा। नौ बच्चों, अगर आपको ये बात याद नहीं होगी तो मैं एक बात याद दिला देता हूँ, हम आगे भी इसको पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ब्लड है, हमारा जो खून है, उसमें दो चीजें शामिल है। उसमें एक चीज है जिसको हम कहते हैं सेल, और दूसरा चीज होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं खून के खलिए, और दूसरा जो होता है हम उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब खून के खलिए तो बहुत सारे, इन खून के खलियों में से एक जो खलिया है वो कौन है? आरबीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? हम जिसको क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, यानी खून के लाल जर्रात। ठीक है, तो हमारे जिस्म में जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो खून के अंदर 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी। और सिर्फ 3% ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? प्लाज्मा। नाउ इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जब हमारे जिस्म में नकलो हमल होता है तो वो 3 शक्लों में होता है, जिसमें से जो 20 से 25% है, कितना? 20 से 25% है। ये 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ये आरबीसी के जरिए होती है। 20 से 25% किसके जरिए होती है? आरबीसी के जरिए। जबकि 70% जो होती है वो नकल हमल बाई कार्बोनेट की शक्ल में होती है। 70% जो है वो किस शक्ल में होती है? वो होती है बाई कार्बोनेट की शक्ल में होती है। बाई कार्बोनेट हम आगे चल के पढ़ेंगे कि उसके लिए जो सिंबल यूज की जाती है वो है HCO3। और इसके बाद अब कितना बच गया? 7%। 7% जो होती है वो घुली हुई हालत में किसके जरिए होती है? प्लाज्मा। तो सिर्फ 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किसके जरिए जाती है? प्लाज्मा के जरिए जाती है। ये बहुत अहम है, इम्तिहान में ये पूछा जाता है कि कितनी परसेंट ऑक्सीजन, कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है कि ऑक्सीजन का 97% कौन ले जाएगा? आरबीसी, और 3% कौन ले जाएगा? प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से 25% कौन ले जाएगा? आरबीसी। 70% जिस शक्ल में ट्रांसफर होगा वो रहेगी बाइकार्बोनेट, और 7% जो होगी वो किस शक्ल में होगी? प्लाज्मा की शक्ल में होगी। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर ये दोनों भी जो गैसेस हैं उनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, उनकी नकलो हमल होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह हमारे जिस्म में क्या किया जाता है? मुंतकिल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहां तक बात समझ में आई सफिया बेटा? अल्तमश? ना, अब एक और चीज है, अब हम दोनों को अलग अलग करके समझेंगे कि ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है तो कैसा होता है। नाउ ऑक्सीजन की नकलो हमल की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ हमको ये बात मालूम है कि हमारा जो आरबीसी है यानी जो रेड ब्लड सेल है वो रेड क्यों है, वो लाल क्यों है? तो उसका लाल होने का जो बड़ा रीजन है वो है उसके अंदर मौजूद पिगमेंट, उसके अंदर मौजूद पिगमेंट, या हम उसको उर्दू में बोलते हैं उसके अंदर मौजूद रोगन। क्या बोलते हैं हम उसको? रोगन। ना ये जो खून है उसके जो आरबीसी है उसमें जो रोगन या उसमें जो पिगमेंट होता है उसको बोला जाता है HB। क्या बोला जाता है उसको? HB, यानी उसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। और अगर आपको याद होगा तो ये हेमोग्लोबिन प्रोटीन को हमने कहां पर पढ़ा था? जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन होते हैं,
प्रोटीन की 4 साख्तें होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी साख्त के टाइम हमने ये हेमोग्लोबिन पढ़ा था, तो हमने ये बात पढ़ा था कि ये जो हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन कैसा होता है, ये हेमोग्लोबिन टेट्रामेरिक होता है। टेट्रामेरिक का मतलब क्या होता है, टेट्रामेरिक का मतलब होता है 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, और 4 पेप्टाइड से बना होने की वजह से उसको क्या बोला जाता है, टेट्रामेरिक। फिर हमने ये बात पढ़ा था कि जो हेमोग्लोबिन होता है, इस हेमोग्लोबिन के पास होता है आयरन। क्या होता है इसके पास, Fe2 प्लस आयरन होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी लाल इसलिए क्योंकि उसके पास कौन मौजूद है, हेमोग्लोबिन। तो यहाँ याद रखना है, हेमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, लोहे पर मुश्तमिल एक लाल रंग का पिगमेंट है। यानी ये जो आयरन है, इस आयरन को क्या बोला जाता है, लोहा। आयरन का मतलब क्या है, लोहा। तो हेमोग्लोबिन है जिसके पास क्या होता है, एक लोहे पर मुश्तमिल यानी आयरन पर मुश्तमिल लाल रंग का पिगमेंट है, और ये आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। तो ये हेमोग्लोबिन आरबीसी मौजूद होता है। फिर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ रजअती अंदाज में मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको बोला जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है उसको, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है जो हमारे जिस्म में क्या होता है, बनता रहता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है रजयती। रजयती का मतलब क्या होता है, रजयती के लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है रिवर्सिबल। कैसा होता है, रिवर्सिबल ना। रजयती का मतलब क्या होता है, जैसा मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी हमेशा झगड़ते हैं फिर मिल जाते हैं, या भाई बहन है हमेशा झगड़ते हैं मिल जाते हैं। तो जो रजयती होते हैं यानी रिवर्सिबल होते हैं, एक मिनट में दोस्त बनेंगे फिर बिखर जाएंगे। तो वैसे ही है, क्या होगा, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या बनेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। फिर बाद में वापस से ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन वापस से जुड़ गया तो वापस से आपको क्या मिल गया, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आया और वो ऑक्सीजन खून में गया, तो खून में जैसे ही वो ऑक्सीजन गया तो उसको किसने पकड़ लिया, हेमोग्लोबिन ने। हेमोग्लोबिन ने उसको टिश्यू तक लेकर गया और टिश्यू पे ले जाने के बाद उसको अलग कर दिया। तो एक जगह वो जुड़े, दूसरी जगह जाके अलग हो गए। तो जब भी ये एसोसिएशन डिसोसिएशन, जुड़ने का अमल अलग होने का अमल चलता रहता है, इस अमल को क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल, रजआती अमल। बात समझ में आया। तो इस तरह से हमेशा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से जुड़ेगा, फिर उसको हेमोग्लोबिन ले जाके दूसरी जगह जब छोड़ेगा तो वो उससे क्या हो जाएगा, अलग। सोचिए आप, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर जिस तरह से हमारे पास बस में बैठने के बाद लोग सीट के वास्ते लड़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो बस से सीट छोड़ेगा नहीं, अगर ऐसा रहता तो क्या होता था, लोग सीट अपने साथ घर लेके चले जाते थे, है ना। तो सीट छोड़ना होती है, क्यों छोड़ना होती है, ताकि दूसरा आके उस पर बैठे। अगर हमारे जिस्म के अंदर एक हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग नहीं होता तो दूसरा ऑक्सीजन आगे बाइंड नहीं होता। इस तरह से हमारे जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया नहीं होते। अगर हमारे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम मर जाते। तो इसलिए हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो बाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है, रजयती, रिवर्सिबल। वो जुड़ेगा भी, एसोसिएट भी होगा, जुड़ेगा भी और अलग भी होगा। नाउ अब सवाल ये आता है कि एक हेमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे। जैसे एक गाड़ी में कितनी सीट होती है, 4, तो इसका मतलब एक गाड़ी में कितने लोग, 4 लोग। तो एक हेमोग्लोबिन के साल में कितने ऑक्सीजन के साल में जुड़ते हैं, तो ये बोला जाता है कि एक हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने साल में जुड़ते हैं, 4। तो याद रखना है कि एक ऑक्सीजन जो होता है उस एक हेमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक हेमोग्लोबिन और एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। और यहां पर याद रखिए कि यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है मॉलिक्यूल। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉलिक्यूल। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया जाए साल्मा। अगर आपको साल्मे की जगह जाएगी कितने उनसर जुड़ेंगे, यानी कितने एटम्स जुड़ेंगे, तो याद रखिए कि एटम्स और साल्मा तो 8,
एटम के साल में हमेशा क्या, हाफ, कितने होंगे, 8। यानी एक, हम एटम बोलेंगे एक ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, O2। समझ में आ रहा है? तो जो साल्मा बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, वो दो एटम के जुड़ने से बनता है। ठीक ना। दूसरी चीज कि ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाने का जो दारो मदार है, यानी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कब जुड़ेगी, जब उस ऑक्सीजन का जुज़वी दबाव यानी पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब वो जो पार्शियल प्रेशर की बात हमने पहले की, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होंगी तो ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ेंगी, हेमोग्लोबिन से। और जब हेमोग्लोबिन से जुड़ेंगे तो हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कहां करेगा, टिश्यू पर। तो टिश्यू पर ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जरूरी है कि जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो। और अगर जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, इसका मतलब जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। बात समझ में ना। इसके अलावा अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चीज है, वो क्या है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। लेकिन जहां पर अच्छा काम होता है वहां बुरे लोग भी होते हैं, उस काम को रोकने का काम करते हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होना, तो इस काम को रोकने वाले भी कुछ लोग होंगे। वो कौन कौन होंगे, तो यहां पर बोला जाता है कि ऐसे फैक्टर, ऐसे अवामिल जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोकेंगे। तो आप यहां पर याद रखिए कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, इनके बीच में जो दोस्ती है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, इसको रोकने वाले भी कुछ फैक्टर्स है। जैसे एक अवामिल है, एक मुतासिर करने वाला अवामिल है, उसमें सबसे पहला है ऑक्सीजन का जुज़वी दबाव, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जुज़वी दबाव, जो कभी भी हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ने नहीं देगा। दूसरा, हाइड्रोजन आयन का इर्तिकास। दूसरा कौन है, हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये भी क्या करेगा, हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ने नहीं देगा। और तीसरा होता है, उसको बोला जाता है दर्जे हरारत। दर्जे हरारत मतलब टेम्परेचर। तो ये तीन ऐसे अवामिल है जो क्या करेंगे, जो हेमोग्लोबिन है और उसके साथ जुड़ने वाला ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या करके रखेंगे, दरार डाल के रखेंगे। इन दोनों को एक दूसरे से जुड़ने नहीं देंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देने का काम किसके जिम्मे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। याद रहेगा ना। अब एक और बात, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की सेरी। देखिए सेरी का मतलब क्या होता है, हाँ, सेरी का मतलब होता है सैचुरेशन। सेरी का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन। हम बोलते हैं ना, सैर होकर खाया मैंने, सैर होकर खाया मतलब पेट भर के खाया। तो सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब क्या होती है, सेरी। यहां पर क्या बोला जाता है, यहां पर बोला जाता है सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन की, हेमोग्लोबिन की सेरी। अपन करते ना सहरी, पूरा फुल कि पूरे दिन भर भूखी नहीं लगना, ऐसी सहरी अपन करते। तो ऐसी सहरी को बोलते हैं हेमोग्लोबिन की सहरी। यानी हेमोग्लोबिन के ऊपर अगर 4 के 4 ऑक्सीजन आके जुड़ गए तो हम बोलेंगे कि उसकी सहरी कंप्लीट हो गई, यानी उसका पेट भर गया। यानी अब वहां पर कोई ऑक्सीजन आके जुड़ेगा नहीं, यानी हम बोलेंगे कि सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन 100% है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर याद रखना है कि जब हम हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की सेरी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के जुज़वी दबाव के बीच बनने वाला जो ग्राफ है वो सिग्मोइड होता है ना। अब याद रखिए कि हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ और उसके दरमियान में ऑक्सीजन का जुज़वी दबाव, दो चीजों के बीच में, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की सेरी और दूसरा ऑक्सीजन के जुज़वी दबाव, इन दोनों के बीच में जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ हमको दिखता है, ये ग्राफ का जो शेप है ये कैसा होता है, एस। इसलिए उस कर्व को क्या बोला जा रहा है, सिग्मोइड। तो जब हम सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन की बात करते हैं
तो उसकी वजह से जो कर्व बनता है उसका शेप जो कैसा होता है, एस, यानी कौन सा होता है, सिग्मोइड। इसीलिए उसको बोला जाता है सिग्मोइड कर्व, या उसको बोला जाता है सिग्मोइड ग्राफ। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि जब हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, तो उस ऑक्सीजन के हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में अहम रोल प्ले करेगा उस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अवेलेबल गुलाबी जामुन अगर ज्यादा है तो खाने वाले गुलाबी जामुन भी ज्यादा हो गया, गुलाबी जामुन कम है तो खाना भी कम होगा। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने वाली ऑक्सीजन की मिकदार भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन की मिकदार, पार्शियल प्रेशर, जुज़वी दबाव ऑक्सीजन का अगर ज्यादा है तो सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन भी ज्यादा है। और उसी को समझने के लिए ग्राफ बनाया गया ना। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को मुनहनी या इस ग्राफ को ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व? ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है 100 है, ठीक है। अब यहां पर जो हेमोग्लोबिन होगा उसके ऊपर कितनी ऑक्सीजन जुड़ेगी? 4। आवाज आ रही है क्या बच्चों? हेलो हेलो, पूरा बंद हो गया? आवाज आ रही है क्या? अल्तमश, सफिया बेटा आवाज आ रही है क्या? एक बार और रिप्लाई करो, आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक। नाउ तो हम क्या करें, हम ये करें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि अगर ये हेमोग्लोबिन 100 पार्शियल प्रेशर से धीरे धीरे अगर 4 से 40 पर आ जाए तो क्या होगा। अब अगर इस एचबी के पास 4 ऑक्सीजन थे तो इसमें से 2 ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग हो गए। जब 2 ऑक्सीजन अलग होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अमल हुआ, यहाँ पर अमल हुआ डिसोसिएशन। कौन सा अमल हुआ? डिसोसिएशन, यानी अलग होने का या टूटने का। कौन सा अमल हुआ? टूटने का अमल। तो पहले कौन सा अमल हुआ था? जुड़ने का। अब कौन सा हो गया? टूटने का। यानी जब हम एस शेप कर्व बनाएंगे तो उस एस शेप कर्व से हमें एक बात समझ में आएगी कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होगा वैसे वैसे हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में 104 था, इसलिए हेमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ गए? 4। और टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। तो इसका मतलब हेमोग्लोबिन जब टिश्यू पर आया तो टिश्यू पर आने के बाद उस हेमोग्लोबिन ने क्या किया? 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन जितनी उस टिश्यू को चाहिए थे उतने दे दिया। इसका मतलब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो गए। तो अगर हम ये बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे कम होगा तो इसका मतलब हेमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो कम होगा, यानी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होगा? अलग होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है जिसको हम सिग्मोइड कर्व कर रहे हैं, इसको दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? डिसोसिएशन कर्व या डिसोसिएशन ग्राफ भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये बुनियादी चीज है जिसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। अगर आप इसको लॉजिकली समझ जाते हैं तो इम्तिहान हॉल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी बुनियाद पर आप उसको अच्छे से आंसर दे सकते हैं। याद रखिए सबक के अंदर कई सारे अहम पॉइंट है जिनके ऊपर हर साल इम्तिहान में क्वेश्चन किया गया है। 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड है। इसका मतलब यह है कि कोई एक क्वेश्चन भी यहाँ से अगर आता है तो आपका बड़ा काम हो गया, ठीक है ना। अब एक और चीज, ऑक्सीजन के ये जो जुज़वी दबाव है उसके बीच में बनने वाला जो ग्राफ था, हमने बोला कि वो सिग्मोइड होता है और इसकी वजह जो मुनहनी यानी जो टेढ़ा जो सिग्मोइड कर्व आ रहा है उसको हम दूसरे अल्फाज में क्या बोल सकते हैं? डिसोसिएशन कर्व। अब एक और बात याद रखना जो बहुत अहम है, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो जुज़वी दबाव है वो हाइड्रोजन आयन का जो इर्तिकाज है वो
ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने पर असरअंदाज होता है। अब इस मुताले के लिए हमारे लिए ये जो डिसोसिएशन कर्व है ये बहुत ज्यादा क्या है, मददगार है। इसका मतलब है कि अगर हमको ये बात समझना है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन इन दोनों के बीच में कितना ज्वाइनिंग होगा, कितना वो जुड़ेंगे या कितना वो अलग होंगे, फिर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उनकी उस बाइंडिंग पे, उस ज्वाइनिंग पे कितना असर पड़ेगा, इसी तरह से हाइड्रोजन आयन का कितना असर पड़ेगा, अगर इसको हमको समझना है तो हम उस ग्राफ का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डिसोसिएशन कर्व का यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं एल्वियोलाई की, अगर हम बात करते हैं एल्वियोलाई की, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे लंग्स की, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे फेफड़ों की। नाउ अगर हम फेफड़ों की बात करते हैं यानी हम हमारे लंग्स की बात करते हैं, तो एक बात हमको समझना पड़ेगा क्या, कि एल्वियोलाई में जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा, यानी एल्वियोलाई पे सबसे पहली कंडीशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, ज्यादा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर क्या होगा, कम। पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम। इसी तरह से H प्लस आयन के इर्तिकास की अगर बात करते हैं तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो एल्वियोलाई पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो भी क्या होगा, कम। इसी तरह से एक और फैक्टर है वो है दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर भी एल्वियोलाई के ऊपर क्या होगा, कम होगा। नाउ इससे क्या बात समझ में आती है, इससे बात समझ में आती है कि एल्वियोलाई के पास जो माहौल होता है या एल्वियोलाई के पास जो हालात होते हैं वो हालात हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जुड़ने यानी एसोसिएशन, जुड़ने को दूसरे लफ्ज में हम क्या कह सकते हैं, एसोसिएशन के लिए क्या होंगे, मुनासिब, या उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है फेवरेबल। तो याद रखना कि हमेशा एल्वियोलाई या लंग्स पर कंडीशन क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, टेम्परेचर कम। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरह के फेवरेबल मुनासिब जो हालात होते हैं वो कहां पर होते हैं, फेफड़ों पे। तो हमको ये बात हमारे जहन में आती है कि ऑक्सीजन लंग से ही खून में क्यों, खून से टिश्यू में क्यों जा रही है, उसकी वजह ये है क्योंकि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन और ज्यादा होता है। बात समझ में आई? तो इसको हम कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। नो क्या होता है, वहां सबसे सब चीजें ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या होती है, मुवाफिक होती है, मुनासिब होती है। नो इसी के बरक्स अगर हम टिश्यू की बात करते हैं या बाफ्तों की बात करते हैं तो टिश्यू और बाफ्त पर क्या होता है, अगर इसी के बरक्स अगर हम बाफ्त की बात करते हैं, बाफ्तों की बात करते हैं, या इसी के बरक्स हम टिश्यूज की बात करते हैं, तो टिश्यूज पर अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, टिश्यू पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, टिश्यू पर अगर हम H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, टिश्यू पर अगर हम टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत की बात करते हैं, तो इसमें क्या फर्क रहेगा, ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन टिश्यू पर कम होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू पर ज्यादा होती है, H प्लस आयन टिश्यू पर ज्यादा होते हैं, इसी तरह से टेम्परेचर टिश्यू पर ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो हालात है, ये हालात किसके लिए मुनासिब है, ये हालात किसके लिए मुवाफिक है, ये हालात जी ऑक्सी हेमोग्लोबिन के टूटने के लिए, किसके, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के टूटने के लिए। और टूटने को हमने इंग्लिश में क्या बोला है, टूटने को क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन, यानी अलग होने के लिए। इसलिए क्या होता है, एल्वियोलाई पर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से जुड़ती है और बाफ्त पे आके टूट जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। इसलिए मैंने जो कर्व आपको बोला ना, इस कर्व में क्या होता है, इस तरह से जो कर्व आया, तो यहां पर अगर 100% है
पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पर अगर 40 है तो 40 का मतलब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे थे, लंग्स की, और 40 की बात कर रहे हैं मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, टिश्यू। इसीलिए हमेशा ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से यानी हमारे एल्वियोलाई से निकलकर कहां पर आती है, टिश्यू पर आती है, क्योंकि एल्वियोलाई पर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी और टिश्यू पर आने के बाद टूटेगी। उसकी वजह क्या है कि एल्वियोलाई पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, H+ आयन कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, जबकि बाफ्तों पे टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, H+ आयन ज्यादा है और टेम्परेचर, दोनों हालात होते हैं। इसलिए तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ आमेजिश, ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ आमेजिश या जुड़ना फेफड़ों की सतह पर होता है, और ये वास्तव में हेमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है। अब एक आम आखिरी बात, आम फिजियोलॉजिकल हालत में, यानी अगर मैं ये बोलूं कि मेरे जिस्म के अंदर कितने 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, खून कितना ऑक्सीजन मेरे जिस्म को दे रहा है, या मेरे जिस्म के अंदर कितना खून मेरे जिस्म के अंदर कितना खून ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, तो हम ये कहते हैं कि आम हालतों में अगर 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड खून की बात करें तो वो 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे जिस्म को पहुंचाता है। कितना, 100 मिलीलीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर कितना पहुंचाता है, 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है, हमारे जिस्म के अंदर क्या करता है, मुहैया करता रहता है। तो इस तरह से अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आपके जिस्म में कितना ml ऑक्सीजन 100 ml खून ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, नकलो हमल करेगा, कितना करेगा, 5 ml, याद रहेगा। तो इस तरह से अगर आपने इसको, यानी अभी हम बोला कि 1 मिनट में हम कितने मरतबा ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, 12 से 16 मरतबा, बात समझ आ रही है। तो 12 से 16 मरतबा जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, खून ट्रांसफर होता है, कितना होता है, 6000। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि पूरा 6000 कितना खून ट्रांसफर कितना ऑक्सीजन करेगा। अगर 100 ml का हमको पता है तो हम 6000 की क्वांटिटी को भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से बुनियादी चीज को यहाँ पर याद रखना है ना। इसके बाद का जो टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड के नकलो हमल का, वो हम 10 से 15 मिनट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ठीक, 10 से 15 मिनट में दोबारा ज्वाइन करना है बच्चों।